हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज़ ईपीआर रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। हमें रिसेंटली ये सुनने में आता है कि काफ़ी सारे इम्पोर्टर्स के इम्पोर्ट के कंसाइनमेंट्स का क्लियरेंस रोक दिया जाता है क्योंकि उनके पास ईपीआर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इस टॉपिक के ऊपर हमें रेगुलरली एक ही क्वेश्चन सुनने में आता है कि ईपीआर रजिस्ट्रेशन है क्या। हम तो एक छोटी कंपनी हैं या हम छोटे इंपोर्टर्स हैं जो सिर्फ साल में 4 या 5 बार इंपोर्ट करते हैं एंड हम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में डील भी नहीं करते, तो फिर भी हमें ईपीआर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सो इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ईपीआर रजिस्ट्रेशन किसे लेना है एंड क्यों लेना है। इसके लिए हमने ये सोचा है कि हम एक डिटेल्ड 4 to 5 वीडियोस का एक सीरीज़ बनाएंगे एंड दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दैट ईपीआर वीडियो सीरीज़, जिसमें हम ईपीआर एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे एंड ये क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ईपीआर रजिस्ट्रेशन किसे कराना है एंड क्यों कराना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एफ्लियो ग्रुप का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है फॉर ऑल योर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नीड्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी प्रोवाइड सर्विसेज फॉर डीजीएफटी एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। वी आर ऑल्सो एक्सपर्ट्स इन फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड वी आर ऑल्सो डीलिंग इनटू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रॉडटेप, रॉस्टेल एंड डीएफआई लाइसेंसेस। हमने काफ़ी सारे नए इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके शिपमेंट्स एग्जीक्यूट करवाए हैं एंड उनको डीजीएफटी, कस्टम्स, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ों में हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल कर सकते हैं इन केस ऑफ। आप सबको पता है कि प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड इसके बढ़ते वॉल्यूम की वजह से एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। वी ऑल नो दैट ओशंस में प्लास्टिक बढ़ रहा है, काउज एंड अदर एनिमल्स के बॉडीज़ में प्लास्टिक मिल रहा है एंड अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट 2050 तक ओशन में फिश से ज़्यादा प्लास्टिक्स मिलने वाला है। इंडिया एनुअली अराउंड 35 लाख मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है, जिसमें से कि अराउंड 40% रिकलेक्ट या प्रोसेस ही नहीं होता। देयरफॉर इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एंड फॉर दिस रीज़न द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 3 मेन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को इंट्रोड्यूस किया था। द फर्स्ट इज़ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग, सेकेंड इज़ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, थर्ड इज़ बैटरीज वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स फॉर बैटरीज वेस्ट। एंड अगर कोई कंपनी ये तीनों कैटेगरी में से किसी एक में फॉल होती है तो उनको ईपीआर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। इन दिस वीडियो आवर फोकस विल बी ऑन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ओनली। एज पर डेफिनेशन, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life। इसका मतलब ये है कि एज पर रूल्स ये एक प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रीयूज़, रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स अंटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ, सो दैट वो प्लास्टिक वेस्ट एनवायरनमेंट को ख़राब ना कर सके। फॉर एग्जांपल, कोको कोला कंपनी साल के बहुत सारे प्लास्टिक बॉटल्स मैन्युफैक्चर करती है। सो इन दिस केस द प्रोड्यूसर, दैट इज़ द कोको कोला कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्लास्टिक उन्होंने जनरेट किया है उसको एनवायरमेंटली साउंड मैनर में वो प्रोसेस करवाए अंटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ। एज पर द इमेज आप देख सकते हैं कि PIBOs को रजिस्ट्रेशन लेना होता है अलॉन्ग विथ प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स। P मीन्स प्रोड्यूसर, I मीन्स इम्पोर्टर्स एंड BO मीन्स ब्रांड ओनर्स। प्रोड्यूसर मीन्स एंटिटीज़ जो प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं इन इंडिया। इम्पोर्टर मीन्स एंटिटीज़ जो प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती हैं इन इंडिया एंड ऑल्सो वैसे एंटिटीज़ जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक का पैकेजिंग यूज़ करके उसको इंपोर्ट करती हैं। BO मीन्स ब्रांड ओनर्स। ब्रांड ओनर्स मीन्स पीपल और कंपनी जो अपने कमोडिटीज़ को प्लास्टिक पैकेजिंग यूज़ करके उसको बेचते हैं
अंडर अ रजिस्टर्ड ब्रांड लेबल और ट्रेडमार्क। ब्रांड ओनर्स के कैटेगरीज में ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, प्लेटफॉर्म्स, सुपरमार्केट, रिटेल चेन्स, ये सब कवर हो जाते हैं। ऑल्सो जो ब्रांड ओनर्स MSME के माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको EPR रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये MSME का एग्जेम्पशन जो है वो इम्पोर्टर्स के लिए लागू नहीं होता है। इसका मतलब इम्पोर्टर कितना भी छोटा हो और अगर वो EPR के गाइडलाइंस के अंदर फॉल होता है देन उसको EPR रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यहाँ पर एक बात नोट करने जैसी है कि EPR के जो रूल्स हैं वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पे लागू नहीं होते हैं, बल्कि वो प्लास्टिक पैकेजिंग पे लागू होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्लास्टिक कोम इंपोर्ट करते हैं देन इन दिस केस आपको EPR रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर ये प्लास्टिक कोम किसी प्लास्टिक पैकेजिंग में रैप होके लाइक प्लास्टिक पाउचेस के अंदर आता है देन EPR रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। आई होप यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर। So in the next section, let us discuss categories of plastic packaging covered under the EPR rules. Categories of plastic packaging को समझने से पहले हम plastic packaging का definition study कर लेते हैं। Plastic packaging means packaging material made using plastics for protecting, preserving, storing and transporting of products in a variety of ways. This definition is self-explanatory. इमेज में आप देख सकते हैं कि there are 4 categories of plastic packaging which are covered under the EPR rules. हम हर एक कैटेगरी को in the form of examples and image इसको समझेंगे। कैटेगरी 1 is rigid plastic packaging. इस कैटेगरी में प्लास्टिक के बने जो कंटेनर्स हैं वो कवर हो जाते हैं, जैसे कि शैम्पू के बॉटल्स, फूड प्रोड्यूसर्स द्वारा दिए गए डब्बे, रिफाइंड ऑयल के डब्बे, ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। ये कैटेगरी जो है वो काफ़ी वाइडली यूज्ड है और इस कैटेगरी के कॉमन एग्जांपल हैं प्लास्टिक पाउचेस, सैशेज, टैबलेट्स या दवाई का जो प्लास्टिक पैकेजिंग होता है वो, एंड बबल रैप भी इसी कैटेगरी में कवर होता है। थर्ड कैटेगरी इज मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग। इसका एक कॉमन एग्जांपल है टेट्रा पैक, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं एंड मिनिमम 1 लेयर इज ऑफ प्लास्टिक एंड अदर लेयर्स आर मेड अप ऑफ पेपर बोर्ड, एल्यूमिनियम फॉइल एक्सेट्रा। कैटेगरी 4 प्लास्टिक शीट्स और कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग्स। ये कैटेगरी दूसरे पहले 3 कैटेगरी के मुकाबले ज़्यादा इको फ्रेंडली प्लास्टिक में काउंट होता है और इसका एक कॉमन एग्जांपल है जो बड़े गार्बेज बैग्स हम यूज़ करते हैं वो इस कैटेगरी दैट इज़ कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग्स में फॉल होते हैं। सो अगर आप आगे डिस्कस किए गए 4 कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग बनाते हो या फिर आप उसे यूज़ करते हो एज अ पैकेजिंग, देन एज अ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर आपको EPR रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है एंड उसके कंप्लायंसेस भी आपको फॉलो करने हैं। इंडिया में जो इंपोर्टर्स हैं वो जनरली अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग यूज़ करते हैं सच एज प्लास्टिक शीट्स, बबल रैप एक्सेट्रा, एंड इसके लिए वो EPR के रूल्स के अंदर EPR के रूल्स में कंसिडर हो जाते हैं एंड उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। EPR का रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है ऑन द वेबसाइट ऑफ CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। EPR रजिस्ट्रेशन इज इन फोर्स फ्रॉम जुलाई 2022। रिसेंटली टारपोलिन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा था टू CPCB, उनसे ये क्लैरिटी मांगते हुए कि क्योंकि वो टारपोलिन मैन्युफैक्चर करते हैं जो मेजरली प्लास्टिक से बनता है, तो क्या वो EPR के रूल्स में बैठते हैं या नहीं। इन अ रिप्लाई लेटर CPCB ने ये कहा कि प्लास्टिक टारपोलिन जो है उसको प्लास्टिक पैकेजिंग में कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि जनरली प्लास्टिक टारपोलिन का जो यूज़ है दैट इज़ टू गिव शेल्टर टू पुअर, टू इरेक्ट टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, टू कवर द सॉइल एंड क्रॉप, टू प्रोटेक्ट देम, ये सब चीज़ों में होता है। एंड अनलेस एंड अनटिल प्लास्टिक टारपोलिन का यूज़ पैकेजिंग एक्टिविटीज़ में नहीं होगा देन उसको EPR रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। EPR एक बड़ा टॉपिक है एंड आई होप
ये वीडियो के बाद आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि वेदर आपको EPR रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं। देयरफॉर इन द नेक्स्ट वीडियोज़ we will discuss the registration process for EPR, what are the documents required, EPR के targets and compliances क्या हैं and क्या penalties लगेगी अगर आप उन compliances को follow नहीं करते हैं तो। As already discussed, Affleo Group is a specialized company for all your export and import needs. So अगर आपको EPR का registration कराना है या उसकी compliances को अच्छे से फॉलो करना है, देन यू कैन गेट इन टच विद आवर टीम एंड वी कैन हेल्प यू विद योर रजिस्ट्रेशन एज अ प्रोड्यूसर और इम्पोर्टर और ब्रांड ओनर। आपको EPR के इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर अदर इंडस्ट्री फ्रेंड्स, ट्रेड एसोसिएशंस, relevant WhatsApp groups. Thank you.